हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का जो लाइव प्रोसेस चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं 2018, 19 और 20 के। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है ये 2020 का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच है। आपको पूछा है गिव रीजन्स। ठीक है, इसमें रीजन्स हमको देने हैं। रीजन क्या देना है, किसका रीजन देना है, जो हमको यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं ये ऐसा क्यों होता है, बस आपको ये बताना है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन आर्टरिया। वेंट्रिकल्स जो होते हैं, है ना, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके मस्कुलर वॉल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं देन आर्टरिया। आर्टरिया यानी आर्टरियम बोलते हैं उसको, है ना। तो अगर हम हार्ट को, आपने डायग्राम जब मैंने बनाया था वो आपने देखा होगा वीडियो, या डायग्राम हार्ट का कभी भी देखा होगा, तो हार्ट हैज 4 चेम्बर्स, है ना। ऊपर वाले को आर्टरिया या आर्टरियम बोलते हैं, नीचे वाले दोनों को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो जो आर्टरियम या आर्टरिया होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, वो ब्लड को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, जो कहां से आता है, वेन्स के थ्रू आता है ना। वेन्स के थ्रू ब्लड आ रहा है, किसमें आ रहा है, उसमें आर्टरिया में। तो वो और वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है उनका प्रेशर काफी कम होता है, तो वो आसानी से वो उनका अगर मस्कुलर वॉल्स कम भी होंगे, वॉल्स अगर थिन भी होंगे तो आसानी से ब्लड रिसीव कर लेंगे। लेकिन जो आपके क्या है वर्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेशर लगाते हैं, किस पे, ब्लड पे प्रेशर लगाते हैं, जिससे वो ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो होता है। तो उनको हाई प्रेशर लगाना होता है ब्लड के ऊपर, ताकि ब्लड पूरे बॉडी में क्या हो, फ्लो हो, है ना। इसलिए जो है वेंट्रिकल्स के वॉल ज्यादा क्या होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, सिंपल है, इसका आंसर लिखेंगे कि वेंट्रिकल्स एक्सर्ट more pressure on blood as compared to arteria, so they have thick walls। बस इतना सा। सीबीएसई बोर्ड में लंबा चौड़ा आंसर लिखने में कुछ नहीं होता है। अब इन शॉर्ट भी अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन है, एक लाइन में उसको आपको लिख देना है कि ventricles exerts more pressure on blood as compared to arteria, that's why ventricles have thicker walls। ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं। और कभी कोई एक और क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए लेकिन कभी कभी शायद आ जाता है। तो क्वेश्चन है जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकर वॉल्स देन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ज्यादा थिक वॉल्स जो हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हैं। तो इसका भी रीजन है। इसका रीजन क्या है ना, कि जो आपका ये है राइट वेंट्रिकल के कंपैरेटिवली लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा फोर्स लगाना होता है ब्लड पे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ब्लड है पूरे बॉडी से कहाँ आता है, राइट आर्टरियम में आता है ना। ये राइट है, राइट आर्टरियम में आता है। ठीक है, राइट आर्टरियम से वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है ना। तो जो आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो राइट वेंट्रिकल को उसको थोड़ा सा ही प्रेशर लगाना होता है, क्योंकि उसको बॉडी में ब्लड नहीं भेजना है, उसको कहाँ भेजना है, लंग्स के पास भेजना है। तो लंग्स बगल में ही है हार्ट के, तो उसको कम प्रेशर लगाना होता है। लेकिन जब वो लंग्स से वापस ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना होता है, जिससे कि पूरे बॉडी में वो ब्लड चले जाए। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर वही सेम रीजन होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैव टू एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन ब्लड एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, एज लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू मूव द ब्लड इन होल बॉडी पार्ट। दैट्स व्हाई लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकर वॉल्स देन राइट वेंट्रिकल। ये आपको आंसर लिखना है। ठीक है, वो भी कभी कभी आता है क्वेश्चन, तो लिखना है ऐसे ही। इसके बाद जो आपका बी है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो। प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो होता है। तो इसका सिंपल रीजन, इसका रीजन ये है कि वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू मेनली जो प्रोसेस ऑफ transportation in plants takes place, the main process of transportation in plants takes place through diffusion and osmosis, which are very slow process. That's why the whole transportation system in plants is slow। सिंपल है। ज्यादातर जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है वो स्लो होता है। बस यही इसका रीजन है। इसके बाद सी, circulation of blood in aquatic vertebrates different from that in terrestrial vertebrates।
जो आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में, वो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स से अलग होता है। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स का एक एग्जांपल आपके बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, फिश। ठीक है, तो आपको जब भी एक्वेटिक वर्टिब्रेट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप उसको फिश के साथ कोरिलेट करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिश के साथ। फिश का अगर हम बात करें तो फिश के हार्ट में 2 चेम्बर्स होते हैं और उसका जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज, उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। कितना सर्कुलेशन होता है? सिंगल। गिल्स से जो है क्या कहते हैं, हार्ट जो है उसको गिल्स के पास भेजता है, गिल्स से वो ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में चले जाते हैं और दोबारा हार्ट में आते हैं। तो देयर इज ओनली सिंगल सर्कुलेशन इन देयर ब्लड। किसमें? एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में। तो लिखेंगे एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैज ओनली 2 चेम्बर्ड हार्ट, सॉरी, द एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैज 2 चेम्बर्ड हार्ट, दैट्स व्हाई they have a single circulation of blood in their body, whereas in terrestrial vertebrates we have 4 chambered hearts and double circulation of blood takes place. ठीक है, तो ये हो गया इसका रीजन। किसका रीजन? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। डी नंबर, ड्यूरिंग डे टाइम जाइलम वर्क्स फास्टर। डे टाइम में जो जाइलम है वो तेज काम करता है। तो हम लोग जो जाइलम का जब हम प्रोसेस आपको समझाए थे तो उसमें देखे थे कि जाइलम का जो फंक्शन है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल, है ना। रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल से ही जो जाइलम है वो फंक्शन करता है। तो अगर डे टाइम का बात करें तो डे टाइम में क्या होगा, सन का हीट पड़ेगा तो ट्रांसपिरेशन बहुत तेजी से होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल ज्यादा होगा, तो जाइलम तो तेजी से काम करेगा ही। तो लिखेंगे ड्यूरिंग डे टाइम ट्रांसपिरेशन इज वेरी फास्टर, है ना, ट्रांसपिरेशन इज वेरी फास्ट, दैट्स व्हाई जाइलम which increases the transpiration pull, hence xylem works faster in daytime। ये आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो आपका ई नंबर है वो वेन्स हैव वेल्व्स वेयरएज आर्टरीज डोंट। वेन्स जो होते हैं उनके पास वेल्व्स होते हैं लेकिन आर्टरीज के पास नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? अब हम अगर बात करें वेल्व्स का फंक्शन पहले हमको याद होना चाहिए। वेल्व्स का क्या काम है? वेल्व्स का काम है कि वो ब्लड को एक डायरेक्शन में रखते हैं ना। हार्ट के अंदर भी हम लोगों ने वेल्व्स पढ़े हैं। वो क्या करते हैं, वो ब्लड को एक डायरेक्शन में रखने में हेल्प करते हैं। कभी ब्लड अगर दूसरी तरफ जाने लगे तो वो बंद हो जाता है, जिससे वो ब्लड आगे फ्लो, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो ना हो। ठीक है, तो वेल्व्स आर्टरीज में क्यों नहीं होते हैं, वेन्स में ही क्यों होते हैं? क्योंकि आर्टरीज हैव अ वेरी ग्रेट प्रेशर। ठीक है, आर्टरीज हैव अ वेरी ग्रेट प्रेशर, या ब्लड इन द आर्टरीज हैव अ ग्रेट प्रेशर। ठीक है, जो ब्लड होते हैं आर्टरीज में उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, ड्यू टू विच दे डोंट नीड वेल्व्स टू मेक ब्लड इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जो आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज, द ब्लड इन आर्टरीज हैव ग्रेट प्रेशर, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिनके कारण उनको वेल्व्स का जरूरत नहीं होता है ब्लड को एक डायरेक्शन में रखने, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर ही लगा है कि वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन जब तक वो आर्टरीज होते हुए, कैपिलरीज से होते हुए दोबारा वेन्स में आता है ब्लड, जब दोबारा कहाँ आता है, वेन्स में आता है, तब तक उसका प्रेशर काफी लो हो चुका होता है। ठीक है, बट हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे the blood in arteries have great pressure, that's why they don't need valves to make the blood to flow the blood in one direction, but veins, the blood in veins have very low pressure, so they need valves to flow the blood in one direction। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेन्स हैव ब्लड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्पेशली बायोलॉजी का अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। क्यों? इसका रीजन है ये, क्योंकि आप अगर हेल्प बुक्स को देखें तो उसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप सिंपल सा, अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जो पढ़े हैं इसमें क्या कहते हैं एनसीईआरटी का, तो वो 5 to 6 लाइन्स में जो है कंप्लीट कर दिया है उसका फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और उतना ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम्स में। पर अगर हेल्प बुक्स का बात करें उसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो उतना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, लेकिन जो एग्जाम में आपको आंसर्स लिखने होंगे वो एनसीईआरटी के ही लिखने होंगे। ज्यादा लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा ज्यादा। ठीक है, और 4 क्वेश्चंस है बायोलॉजी में, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए 4 क्वेश्चन यही लिखा के। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं।
5 क्वेश्चन करने का फिर वही सेम रीजन है, क्योंकि हम 15, 16, 17 में जो सेमेस्टर सिस्टम था और ये चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, तो ये एक्सक्लूडेड था, उसमें नहीं था फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। तो 18, 19, 23 ही ईयर्स के क्वेश्चन है हमारे पास। तो 19 का जो क्वेश्चन है, देखिए 2019 में क्वेश्चन आया था, लिस्ट टू डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पैनक्रियास इन अवर बॉडी। ठीक है, पैनक्रियास जो होता है कहाँ पे, लीवर के बगल में है ना, जो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। तो अब बोलिएगा, हम लोगों ने तो सिर्फ एक ही फंक्शन पढ़ा है पैनक्रियास का, 2 फंक्शन कहाँ से आ गया। तो जो इसका फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, वो आपको पता ही है कि ये पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जो कि जिसमें 2 चीजें होती हैं, एक ट्रिप्सिन होता है और लिपेज होता है। ट्रिप्सिन जो है किसको, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में चेंज करता है ना, जो बचे हुए प्रोटीन्स होते हैं। और जो ये है कौन, लाइपेज जो है ना, लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट जो होता है ना, जो इमल्सिफाइड हुआ था फैट, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर से वो वीडियो देख लीजिए या अपना एनसीईआरटी बुक में पढ़ सकते हैं। इमल्सिफाइड फैट जो है ना, इमल्सिफाइड मतलब बड़ा जो मॉलिक्यूल फैट का था वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट चुका है। उस इमल्सिफाइड फैट को वो किस में कन्वर्ट कर देता था, फैटी एसिड्स में। तो ये ट्रिप्सिन और लाइपेज का 2 अलग अलग फंक्शन है जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। पर क्या ये 2 फंक्शंस माने जाएंगे, नहीं, एक ही फंक्शन हुआ, पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन हम कहां से लाएं, तो देखिए दूसरा फंक्शन जो है ना, एक और चैप्टर आगे हम लोग जब पढ़ेंगे बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हार्मोन सेक्रीशन के बारे में पढ़ना है ना। तो उसमें पैनक्रियास का एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो कभी भी आपके बुक से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं, दिमाग में आ जाता है कि एक ही फंक्शन पढ़े हैं, दूसरा फंक्शन कहां से लिखें, तो दूसरा फंक्शन आपके उस चैप्टर में है। दूसरा फंक्शन ये है कि ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, इट सेक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। आपको मन है तो उसके बारे में लिख दीजिए, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन ब्रेक्स फैट्स इनटू अमीनो एसिड एंड लाइपेज ब्रेक्स इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड्स। एंड जो सेकंड पॉइंट हो जाएगा वो है पैनक्रियास आल्सो हेल्प्स इन, या पैनक्रियास रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ लिख देने, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया था, 2019 का क्वेश्चन है ये, है ना। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। तो 3 पॉइंट मैकेनिज्म हम आपको लिखवा चुके हैं, है ना। जो हमारे जब हम न्यूट्रिशन चैप्टर कर रहे थे तो 3 पॉइंट का मैकेनिज्म लिखे थे हम लोग, कि सबसे पहले अब्जॉर्प्शन होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर जो सनलाइट का एनर्जी है उसको यूज किया जाता है, और उसी समय जो है क्या रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, लास्टली जो है ग्लूकोज फॉर्म होता है ना। तो ये जो आपका मैकेनिज्म है, इस 3 पॉइंट मैकेनिज्म को आपको हमेशा याद रखना है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस का हमको डेफिनेशन लिखना है तो आता ही होगा। 3 पॉइंट्स के जो मैकेनिज्म हमने लिखवाए थे, आपको एनसीईआरटी बुक में भी वो मैकेनिज्म मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देख लीजिए 2018 का, ऐसे तो अब डायग्राम्स नहीं आते हैं बनाने के लिए, डायग्राम्स बने होते हैं उनके हमको क्या नेम्स लिखने होते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं, आ भी सकता है डायग्राम बनाने, क्योंकि बायोलॉजी विदाउट डायग्राम क्या कहते हैं उसको, खाली है, अधूरा है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने आ गया था 2018 में, और साथ में लिखा है एक्सप्लेन हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वोलाई। एल्वोलाई में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, तो इसमें आपको वही जो राम कथा है वही लिखना है, कि हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, ठीक है, विच इज रिच इन ऑक्सीजन, इट कम्स इन लंग्स थ्रू ब्रोंकली, इट गोज टू एल्वोलाई। एल्वोलाई में जाने के बाद देयर आर मैनी कैपिलरीज इन एल्वोलाई, ठीक है, एंड the gaseous exchange takes place in alveoli through diffusion. As the level of oxygen is higher, the concentration of oxygen is higher in alveoli during this process, and the concentration of carbon dioxide is high in blood. The carbon dioxide comes in alveoli and oxygen goes in blood, ठीक है। इसी तरह से हम क्या ये लिख सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वोलाई। सिंपल है, ठीक है।
तो ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपका 2 मार्क्स का डायग्राम और ये 1 मार्क्स का, ये एलो लाए वाला बात है, सिर्फ 2 मार्क्स का डायग्राम है क्योंकि उसमें कुछ लेवल करने नहीं बोला गया था, सिर्फ डायग्राम बनाने बोल दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद ये है एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन अवर बॉडी, ठीक है। तो ये दो मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का 5, यहाँ पे भी देखिए ये 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का 5, वहां पे तो 2020 में तो सिर्फ एक 5 नंबर का क्वेश्चन। तो हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन अवर बॉडी। अब जो है यूरिन का फॉर्मेशन के बारे में आप लोग ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है हमारे बॉडी में। तो इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, कैसे जो है यूरिन जो है फॉर्म होता है हमारे किडनी में, है ना, नेफ्रॉन्स में, और कैसे वो फिर डक्ट्स में कलेक्ट होता है और फिर जो है यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है ना। तो इसके बाद फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी से। तो ये इस चीज का फॉर्मेशन देखिए। अब ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, अब इसमें कितना लिखेगा, 6-7 लाइंस इनफ होंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हेल्प बुक्स से ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप उनको पढ़िए, आपका नॉलेज गेन होगा उससे, लेकिन जो भी आंसर्स लिखने हैं वो NCERT के होने चाहिए, तभी आपको एग्जामिनर्स मार्क्स देंगे। क्योंकि पूरे कंट्री का अगर हम बात करें तो हर जगह NCERT बुक से ही पढ़ाया जाता है, और हेल्प बुक तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण से अगर सभी हेल्प बुक्स से आंसर लिखेंगे तो अलग अलग आंसर्स हो जाएंगे, है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है कि NCERT बुक्स के जो टॉपिक्स हैं उन पे हमको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको जो भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, वो आप सब क्या कहते हैं उस टाइप किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उन पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये 5 नंबर हो गए, और तो पहले 5, फिर 3 8, और अब 5 13 मार्क्स हम लोग आउट ऑफ 80। अगर ये 3 चैप्टर्स आप सही से कर लेते हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा फोकस करना है, कर लेते हैं अगर 13 मार्क्स, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।